आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में मंगलवार को हुए एक बड़े एनकाउंटर में टॉप माओवादी कमांडर मडवी हिडमा मारा गया। इसी मुठभेड़ में उसकी पत्नी राजे और 4 अन्य माओवादी भी ढेर हुए। कुल 6 नक्सलियों की मौत की पुष्टि हुई है। क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर और हिडमा इतना बड़ा कैसे बना, जानेंगे उसकी पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र है और आप देख रहे हैं आज का जिस्ट। हिडमा पिछले कई सालों से सुरक्षा बलों की वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर था और उस पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वह दंतेवाड़ा 2010 हमला, 2013 झीरम घाटी हमला और 2021 सुकमा बीजापुर एनकाउंटर जैसे बड़े हमलों का प्रमुख आरोपी था। इन हमलों में सुरक्षा बलों और राजनीतिक नेतृत्व को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। 18 नवंबर की मुठभेड़ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा सीमा के घने जंगलों में हुई। पुलिस के मुताबिक उन्हें इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की पुख्ता खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ ही देर में दोनों ओर से फायरिंग शुरू हुई, जो काफी देर तक चली। अल्लूरी सीताराम राजू जिले के एसपी अमित बारदार ने बताया कि मारे गए 6 माओवादियों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। बाद में पुष्टि हुई कि इनमें हिडमा और उसकी दूसरी पत्नी राजे भी थी। हिडमा का मारा जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि वह लंबे समय से जंगलों में सक्रिय था और लगातार लोकेशन बदलते हुए गिरफ्तारी से बचता रहा। ठीक 1 हफ्ते पहले ही उसकी मां मडवी पुंजी ने सार्वजनिक तौर पर उससे हथियार छोड़ने और आत्मसमर्पण करने की अपील की थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने हाथ जोड़कर बेटे को हिंसा छोड़ने की भावनात्मक अपील की थी। यह अपील उस संघर्ष की गहराई को उजागर करती है जो वर्षों से इन इलाकों में आम परिवारों को प्रभावित करता रहा है। In last 1 or 2 days, we had a very specific intelligence that few of the top Maoist leaders are entering into Andhra Pradesh and they are planning to revive the movement. So, in that continuation, today morning, one exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. So far, what identification we could fix is Madhvi Hidma. He is the Central Committee member and 1st Battalion Commandant and one of the most wanted and dreaded Maoist. His body has been recovered. His wife, Raje, her body has been recovered, along with 4 of his gunmen. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से हथियार, गोला बारूद और अन्य सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों का कहना है कि यह ऑपरेशन तीनों राज्यों की संयुक्त रणनीति का हिस्सा था, जिसका लक्ष्य सीमावर्ती इलाकों में माओवादी गतिविधियों को सीमित करना था। फिलहाल माओवादी संगठन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि हिडमा जैसे राजनीतिक नेता की मौत से उनके ढांचे पर असर पड़ना तय है। हालांकि वे यह भी मानते हैं कि यह लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जंगलों और पहाड़ी इलाकों में कई छोटे बड़े गुट अब भी सक्रिय हैं। मडवी हिडमा की कहानी उस जमीन से शुरू होती है जहां दशकों तक सरकार और समाज की पहुंच मुश्किल रही। बस्तर के दक्षिणी जंगलों में बसे पूर्वाती गांव में 1981 में पैदा हुआ एक साधारण आदिवासी लड़का धीरे धीरे उस रास्ते पर चला गया जिसने पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को सालों तक चुनौती दी। जंगल के रास्तों पर आने जाने वाले माओवादी दस्तों को देखकर उनके करीब गया। यही शुरुआती आकर्षण धीरे धीरे उसके जीवन का मोड़ बन गया। हिडमा के शुरुआती दिनों को कई सरेंडर माओवादी आज भी याद करते हैं। रमेश पुदियामी उर्फ बदरन्ना, जिसने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया था। अगले कुछ वर्षों में हिडमा जंगल के रास्ते, सुरक्षा बलों की चाल और गुरिल्ला युद्ध की बारीकियों को सीखता गया। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन दृढ़ता ने उसे जल्दी आगे बढ़ाया। 2 साल दस्ते में बिताने के बाद उसे एक प्लाटून की जिम्मेदारी दी गई। ये समय उसकी शुरुआती तरक्की का संकेत था। हिडमा की असली पहचान तब बनी जब वह पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के सबसे सक्रिय और घातक बटालियन का हिस्सा बना। धीरे धीरे उसने इतनी तेजी से तरक्की की कि वह सीपीआई माओवादी के सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य बन गया। बस्तर के आदिवासियों में उसकी पकड़ और गाँव देहात की हर आवाजाही की जानकारी उसे एक महत्वपूर्ण चेहरा बनाती गई। दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी में उसकी भूमिका और केंद्रीय नेतृत्व में उसकी मौजूदगी इस बात का संकेत थी कि संगठन के भीतर वह रणनीतिक और सामरिक दोनों स्तरों पर कितना अहम हो चुका था।
हिडमा का अनुशासन उसकी सबसे बड़ी ताकत था। सरेंडर्ड माओवादी सुंदरी, जो बाद में जिला रिजर्व गार्ड में शामिल हुई, उन्होंने बताया कि हिडमा रोज सुबह 4 बजे उठता था। वह अखबार पढ़कर पूरे इलाके की गतिविधियों और सुरक्षा बलों की रणनीति के बारे में लगातार अपडेट लेता रहता था। उसे हमेशा जानकारी चाहिए होती थी, क्योंकि वह जानता था कि जंगल में लड़ाई केवल बंदूक की नहीं, दिमाग की भी होती है। उसने अपने बटालियन को फिजिकल ट्रेनिंग में भी हमेशा कड़ा रखा। हिडमा के दस्ते के लोग बताते हैं कि वह खुद हर प्रशिक्षण में आगे रहता, चाहे वह लंबी मार्च हो, पहाड़ी चढ़ाई हो या गोली चलाना। इसी अनुशासन ने उसे अपने साथियों के बीच एक ऐसा कमांडर बनाया जिसकी बात टाली नहीं जा सकती थी। उसके साथी कहते थे कि उसका जीवन बेहद सादा था, लेकिन सुरक्षा बेहद कड़ी। उस पर 50 लाख रुपए से ज़्यादा का इनाम था और सुरक्षा बल उसे पकड़ने या मारने के लिए कई बार जंगलों में बड़े ऑपरेशन चलाते रहे, लेकिन हर बार वह बच निकला। इसकी सबसे बड़ी वजह उसका सुरक्षा घेरा था। सुंदरी ने बताया कि हिडमा की सुरक्षा एक तरह से राज्य के डीजीपी से भी ज़्यादा कड़ी रहती थी। उसके चारों तरफ कई लेयर्स में हथियारबंद कमांडो होते थे। गांव में वह शायद ही कभी जाता था। वह जानता था कि गांव के लोग मजबूरी में सुरक्षा बलों को जानकारी दे सकते हैं, इसलिए उसने एक पूरा इंफॉर्मेशन नेटवर्क तैयार किया था। यही नेटवर्क उसे लगातार बताता रहता था कि सेना या पुलिस किस दिशा में आगे बढ़ रही है। उसकी यही क्षमता उसे घोस्ट ऑफ फॉरेस्ट बनाती थी, एक ऐसा निशाना जिसे कोई ढूंढता रहा लेकिन पकड़ नहीं पाया। हिडमा का नाम देश भर में पहली बार 2010 के बाद दंतेवाड़ा हमले के बाद चर्चे में आया। इस हमले में 76 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। यह अब तक के सबसे बड़े नक्सलवादी हमलों में से एक था। सुरक्षा एजेंसियों को बाद में पता चला कि इस ऑपरेशन की रणनीति में हिडमा की बड़ी भूमिका थी। इसके बाद 2013 की झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले में भी उसका नाम सामने आया। इसमें 27 लोग मारे गए थे। 2021 के सुकमा बीजापुर एम्बुश को भी उसी की प्लानिंग बताया जाता है। इसमें 22 जवान शहीद हुए थे। इस तरह कुल 26 हमलों में उसका नाम जुड़ा रहा। इन हमलों ने उसे सिर्फ बस्तर ही नहीं, पूरे देश का सबसे खतरनाक नक्सली बना दिया। सुरक्षा बलों की नज़रें उस पर सालों से थी। कई बार ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, लेकिन हर बार उसके सुरक्षा घेरा, जंगल की जानकारी और स्थानीय नेटवर्क ने उसे बचा लिया। कई अफसर बताते हैं कि उसने जंगल की बनावट, घाटियों की दिशा और छिपने के हर रास्ते को अपनी ताकत बनाया। वह अपने दस्ते को केवल लड़ना नहीं सिखाता था, बल्कि यह भी सिखाता था कि कब लड़ाई टालकर बच निकलना है। यही उसकी सबसे बड़ी रणनीति थी। लेकिन वक्त बदलता रहा। सरकार की तरफ से लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशनों ने माओवादी संगठनों को कमज़ोर कर दिया। कई पुराने कमांडर मारे गए या आत्मसमर्पण कर चुके थे। नई भर्तियों में गिरावट थी। ऐसे में हिडमा का नेटवर्क धीरे धीरे सिकुड़ चुका था। एक हफ्ते पहले ही उसकी मां मडवी पुंजी ने भी भावुक अपील करते हुए उसे हथियार छोड़कर लौट आने को कहा था। यह उसके परिवार के भीतर भी बदलते माहौल की झलक थी। मंगलवार की सुबह जंगल के भीतर घिरा हुआ हिडमा और उसके 5 साथी आखिरकार सुरक्षा बलों की पकड़ में आ गए। यह इलाका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा के पास था। सूचना के आधार पर ऑपरेशन चलाया गया और मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए। इनमें उसकी दूसरी पत्नी राजे भी शामिल थी। आंध्र प्रदेश के डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने इसे देश के सबसे बड़े एंटी माओवादी अभियानों में से एक निर्णायक सफलता बताया। उनका कहना था कि हिडमा की मौत सीपीआई माओवादी के सबसे प्रभावशाली सैन्य विंग के प्रमुख को खत्म करने जैसा है। वह युवाओं को उकसाकर संगठन में लाता था और उसके मारे जाने से माओवादियों की रीढ़ पर गहरी चोट पड़ेगी। हिडमा की मौत इसलिए भी बड़ी घटना मानी जा रही है क्योंकि वह संगठन के उन बचे हुए नेताओं में से एक था जिसकी रणनीतिक पकड़ अभी भी मजबूत थी। बाकी नेतृत्व या तो उम्रदराज हो चुका है या सुरक्षा घेरों में फंस चुका है। इस मौत के साथ बस्तर में माओवादी आंदोलन के बड़े अध्याय का एक अंत माना जा रहा है। मडवी हिडमा की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने एक अधूरा विकास देखा, अन्याय महसूस किया और उसी में एक लड़ाई की राह चुन ली। लेकिन समय के साथ यह लड़ाई हिंसा और खून खराबे का वह चक्र बन गई जिसने बस्तर को दशकों तक पीड़ा दी। उसकी मौत से शायद उस चक्र के कमज़ोर पड़ने की उम्मीद है, लेकिन यह भी सच है कि उसकी छाया और उसके डर की यादें जंगलों में लंबे समय तक बनी रहेंगी। हिडमा की कहानी यहीं तक थी। अब नज़र एक बार देश की दूसरी बड़ी खबरों पर भी डाल लेते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े डॉक्टर उमर उन नबी का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें वह बड़ी सफाई से और धारा प्रवाह अंग्रेजी में समझाता दिख रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग को लोग गलत समझते हैं। उसके मुताबिक जिसे दुनिया आत्मघाती हमला कहती है वह मार्टरडम ऑपरेशन है, यानी शहीद होना। यह वीडियो जांच एजेंसियों को उसके कट्टरपंथी दिमाग की साफ झलक देता है। जांचकर्ताओं का मानना है कि 10 नवंबर का धमाका असल में एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। उमर आगे चलकर एक बड़े प्लानिंग की तैयारी कर रहा था। वीडियो में वह कहता है कि शहादत वाला हमला वह होता है जिसमें शख्स जानता है कि वह एक तय जगह और समय पर मरने जा रहा है, लेकिन यहाँ हमारे केस में वो स्थिति नहीं है।
एजेंसियां मानती हैं कि उमर ने यह वीडियो दूसरों को ब्रेन वॉश करने के लिए बनाया था। लाल किले के पास यह धमाका एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर हुआ था, जिसमें कम से कम 14 लोगों की जान चली गई थी और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। धमाके की ताकत इतनी थी कि आसपास की दुकानें टूट गईं और पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी मच गई। जांच में सामने आया है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान आधारित जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है, जिसमें 9 से 10 सदस्य थे। इनमें 5-6 डॉक्टर भी शामिल थे जो हरियाणा की बदनाम हो चुकी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर धमाके की सामग्री हासिल करते थे। डॉक्टर उमर कश्मीर के पुलवामा जिले के कोयल गांव का रहने वाला था। घर वाले बताते हैं कि वह शांत किताबों में डूबा रहने वाला लड़का था, लेकिन वह पिछले कुछ महीनों से उसके व्यवहार में तेज बदलाव आया। वह 30 अक्टूबर से यूनिवर्सिटी नहीं गया और लगातार फरीदाबाद दिल्ली के बीच यात्रा करता रहा। मस्जिदों में उसकी आवाजाही बढ़ गई थी। फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलने और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद वह 9 नवंबर को गायब हो गया था। उसने अपने 5 फ़ोन बंद कर दिए और धौज इलाके में अंडरग्राउंड हो गया था। जांच में यह भी सामने आया कि उमर और डॉक्टर मुजम्मिल तुर्की गए थे, जहां से उनके हैंडल के ऑपरेट करने की आशंका है। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूं दीपेंद्र, कैमरे के पीछे थे एजाज और आप देख रहे थे आज का जिस्ट। शुक्रिया।